टैनिन, टैनिन, लिख लीजिए, ये कड़वा स्वाद होता है इसका, कड़वा स्वाद होता है। और ये सेल वॉल छाल पत्तियों में पाया जाता है। ये भी औषध बनाने में काम आता है। ठीक है, ये भी, ये पहले औषध बनाने में, औषध की दवा। लैटेक्स, लैटेक्स, लेटेक्स जैसे आपने देखा होगा किसी पौधों के जब हम इसे तोड़ते हैं तो उसके दूध निकलता है ना, इस लेटेक्स से रबर बनाया जाता है। एक्चुअली लेटेक्स क्या है? ये पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, लिख लीजिए, लेटेक्स व्हाइट, सफेद, पीले, भूरे रंग का दूध जैसा होता है। ये सफेद, पीले, भूरे रंग का दूध जैसा तरल पदार्थ होता है। ये पौधों में घाव भरने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा कि पौधा जा रहे हो, एक लाठी मार दे लो, कोई कुछ है तो वो कट पिट जाता है ना, लेकिन उसके घाव को भरने के लिए यही चीज होती है, उसको भर देता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए, सुगंधित तेल लिख लो। सुगंधित तेल भी तो मिलेगा। ये सब कार्बनिक पदार्थ है इसके, और कैसे है? उत्सर्जी पदार्थ। सुगंधित तेल लिख लीजिए। ये वाष्पशील और ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वाष्पशील ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जैसे तेल की ग्रंथि में आप देखिए, जैसे आपने देखा संतरा लिया आपने, संतरा, संतरे का छिलका होता है, ऐसे जब छिलकों को करोगे आंखों में कुछ निकलता है ना, ये जो वाटर जो होता है यही तो ग्रंथि है। उस ग्रंथियों से तेल यही तो निकल रहा है, और ये उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, लिख लीजिए, तेल में लिख लीजिए संतरा और नींबू के छिलके में मिलता है। चमेली, गुलाब, बेला के फूलों से मिलता है। ठीक है, गोंद, फिर गोंद, जो गोंद होता है ना, गोंद भी ये पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। अब देखिए, जो गोंद होगा ये पौधों के किस हिस्से से मिलता है? ये सेलुलोज से मिलता है। जो पौधा का सेल वॉल होता है किसका बनता है? सेलुलोज। किसी सेलुलोज के टूट से टूट कर गोंद बनता है। लिख लीजिए, सेलुलोज के अपघटन से प्राप्त होता है। ये दवाई बनाने में, ये दवा बनाने में, गोंद चिपकाने में, खाने में, गोंद खाने में भी तो इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? खाने में भी इस्तेमाल हो। अरे गोंद के लड्डू, सही कह रहे हो, यानी गोंद का लड्डू बनाया जाता है और दूसरी बात जाने में गोंद को भिगो करके उसको खाया जाता है। ये हमारे शरीर के कोलेजन फाइबर्स को बनाते हैं। जिस शरीर के अंदर कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होते हैं उस
उसका शरीर जो होता है गठीला रहता है, वो जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं सब चीज़ों से। इसीलिए ओल्ड एज को भगाने के लिए सबसे कारगर तरीका होता है कोलेजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। और कोलेजन का कंसंट्रेशन जो बढ़ेगा विटामिन सी के फ्रूट से बहुत बनता है, गोंद से बनता। विटामिन सी का मतलब खट्टे। खट्टे हमेशा कैसे होते हैं? एसिड होते हैं। और कड़वे कैसे होते हैं? कड़वे कौन होते हैं? बेस। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग के जो दांत के खराब होने का जो कारण होता है, जैसे लोग के दांत है, दांत के मोस्टली खराब होने का कारण क्या माना जाता है? दांत खराब होने का जो कारण होता है, जिसका पेट खराब होता है, तो पेट खराब होने से हमारे पेट में क्या बनता है? एसिड बनता है ना। हमारे पेट एसिड बहुत बनता है। कौन सी एसिड बनता रहता है? तो जिसका पेट खराब रहता है तो वो हमारे शरीर के अंदर एसिड बनता है, हमारे पेट के अंदर। ये एसिड हमारे दांत को खराब होने का कारण बनता है। इसीलिए दातून जो होता, दातून नीम का होता ना, और नीम का दातून कैसा होता? कड़वा होता है। तो पेट से एसिड की वजह से दांत खराब हुआ। और दातून को जब हम इस्तेमाल लेते हैं तो दातून में क्या होगा? बेस रहेगा, क्योंकि दातून कड़वा होता है, बेस होता है। तो एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं करेगा? इसलिए दुनिया का बेस्ट पेस्ट जो माना जाता है, सबसे बेहतरीन जो दांत का मंजन माना जाता है, वो नीम का। क्योंकि नीम में एक तो एस्बेस्टस प्रॉपर्टीज होती है, नीम के अंदर फंगिसाइड्स होता है, हर्बिसाइड्स होता है, फंगस को मार देता है, हर इंसेक्ट को मार देते हैं छोटे छोटे को। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीम का जो दातून होता है वो कैसी प्रॉपर्टीज होगी? बेस होगा। नीम कैसा? कड़वा होता है कि खट्टा होता है? कड़वा। तो बेस हुआ। और दांत के खराब होने का मेन ज्यादा कारण है एसिडिटी। पेट जिसका खराब है, तो पेट ज्यादा खराब होने का मतलब हुआ कि आप हरदम गए, जहां कुछ मिल गया, जहां कुछ अंदर। अब जब जब पेट में खाना जाएगा तो हमारा गैस्ट्रिक जूस बन निकलेगा। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। और हमारे अंदर पेट के अंदर एसिडिटी पैदा होगी। मिल गया 1 किलो मिठाई, खाया मीठा, और अंदर से आवाज कड़वी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब मिठाई गई तो वहां पर खूब सारा जूस निकला, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जब बहुत निकला तो आपको खट्टी डकार आ रही है। और ये खट्टी डकार जो होती है किसकी वजह से? एसिडिटी की वजह से। क्योंकि गैस्ट्रिक जूस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है? इसीलिए अगर आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होना है तो विटामिन सी का खूब सेवन करें, खट्टे फलों का बनाएगा। ठीक है? नारियल है, ओ सॉरी संतरा है, नींबू है, आंवला इसीलिए कहा जाता है बेस्ट क्यों माना जाता है? आंवला बेस्ट फ्रूट क्यों माना जाता है? विटामिन सी। ठीक है? कोलेजन को बनाएगा। कोलेजन से बनाएगा तो आपकी स्किन से कोलेजन फाइबर्स की झुर्रियां नहीं पड़ेगी। आगे लिख लीजिए। गोंद हो गया। कार्बनिक अम्ल पूछिए। कार्बनिक अम्ल जैसे टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा? अंगूर में मिलेगा, खट्टे में मिलेगा। नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल मिलेगा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड बनेगा? मेलाइक एसिड। सेब में मेलाइक एसिड। ठीक है? ये सारी चीज उत्सर्गी पदार्थ हैं पौधों के, जिसको हम लोग कहते हैं अब खाओ मजा आएगा। ये सारी मेडिसिनल चीज है, प्रॉपर्टी। अब लिख लीजिए। ये सर सेब में ना? भाई सेब में
हमने उत्सर्जी पदार्थ बताया, कार्बनिक अब तक बता रहे थे। अब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक से पहला लिख लीजिए पॉइंट्स। क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये पूछा गया था, लिख लीजिए। पीपल, पीपल, बरगद, रबर, पीपल, बरगद, रबर आदि में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अंगूर के गुच्छे के रूप में पाया जाता है। अंगूर के गुच्छे के रूप में पाया जाता है। इस गुच्छे को सिस्टोलिथ कहा जाता है, सिस्टोलिथ कहा जाता है। दूसरा इनऑर्गेनिक वेस्ट सिलिका। सिलिका देखिए, मैंने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो पीपल, बरगद, रबर आदि के पत्तियों के ऊपर अंगूर के गुच्छे के समान पॉकेट्स पाए जाते हैं, और ये मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा इनऑर्गेनिक स्क्रिटरी पदार्थ क्या बताया? सिलिका, ठीक है, सिलिका ये है। सिलिका में लिख लीजिए। कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में पर, कुछ पौधों की कोशिका भित्ति पर सिलिका के कण, कुछ पौधों की कोशिका भित्ति पर सिलिका के कण परतों के रूप में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, गेहूं का भूसा, गेहूं का भूसा देखा कि नहीं देखा? आप जब गर्मी में जब देखोगे, जब होता है बढ़िया, तो जैसे लगता है कि जैसे क्रिस्टल की तरह से होता है, सिलिका की दिखता है ना, सिलिका की होता है। गेहूं का भूसा। आगे लिख लीजिए, प्याज की पत्तियों पर भी सिलिका पाया जाता है। छिलके पर। पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए साइटोप्लाज्म में देख लीजिए,
देखो मेरी बात, ओवरऑल अब तक आपने सिर्फ यही सब पढ़ा है जीवन में, किताब में जो वेट दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम ये सब पढ़ा है ना। हम लोगों ने एक अलग तरीके से पूरा कोशिका का अध्ययन किया है, बिल्कुल अलग। सेल में हमने बताया सेल वॉल, अगर प्लांट है तो ये मिलेगा और प्लांट है तो ये नहीं मिलेगा, एनिमल है तो ये नहीं मिलेगा। इसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। दूसरा साइटोप्लाज्म में क्या है, दो प्रकार की चीजें होंगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव और दूसरा हमने हिंदी भी इसका लिखवा दिया है। कोशिका के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, जैसे कमरा, इस कमरे के अंदर जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिव रूप से कोई वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जैसे मैंने बताया एम्प्लॉइज, मैं और बच्चे, ये सारे लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव। लेकिन इस सिस्टम को कंप्लीट पूरी तरह से चलने की लंबे ड्यूरेशन के लिए कुछ चीजें होंगी, जैसे पानी होगा, जैसे फल फ्रूट होगा, जैसे रोटी होगा, सब्जी होगा, ये कोई आर्डर तो देगी नहीं, तो वो चीज क्या होगी, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव में तीन पार्ट में डिवाइड किया, रिजर्व पार्ट मटेरियल, सेक्रेटरी मटेरियल और एक्सक्रीटरी एलिमेंट। सेक्रेटरी रिजर्व में हमने क्या क्या लिखवा दिया बताइए, रिजर्व में क्या क्या लिखाया, संचित पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में कितने डिवीजन हमने किए, चार। कौन कौन, मोनो में क्या क्या आएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाई में क्या क्या आएगा, सुक्रोज, लैक्टोज और वेरी गुड। पॉली में क्या आएगा, पॉली में स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन। यही डायरेक्ट आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कहीं से बाहर नहीं आएगा सब। सेक्रेटरी पदार्थ में हमने बताया क्या क्या, सेक्रेटरी पदार्थ बताया कि जो किसी भी चीजों का जो रंग प्रवाहित करता है, किसी का खुशबू जो प्रवाहित होता है, ये भी तो लिखा हुआ है। किसी सेल के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाएं को रेगुलेट करने के लिए क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, वो इसमें आ गया। एक्सक्रीटरी पदार्थ को हम पौधों के दो डिवीजन किए, एक ऑर्गेनिक किया और एक इनऑर्गेनिक किया। ऑर्गेनिक में क्या क्या बताया, टैनिन है, लेटेक्स है, उसके बाद और भी बोन है, ऑर्गेनिक एसिड है, एट्रोपिन्स है, सारा इसमें लिखा दिया है। इनऑर्गेनिक का हमने बता दिया कि कौन कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल और सिलिका क्रिस्टल है। ठीक है, अब ये इसको तो आप पढ़े हो कि पढ़ा दें, बताओ, चलो लिख लीजिए, हेडिंग डाल दिए मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव देखो, एक बड़ा ही ओवरसाइट हमने लिया ना पूरी तरह से सब चीजें। अब देखो ये क्वेश्चन, बात ध्यान सुनिए, सारे सवाल बाहर पूछ जाएंगे।
अगर ये पादप कोशिका है तो सबसे ऊपर कोशिका की क्या रहेगा? बात सही है। ठीक है, देखो मेरी बात। अगर सेल प्लांट का है तो सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए कोशिका में। देखिए पादप कोशिका में पहला ऐसा हाँ पहला लिखिए सेल वॉल के बारे में लिखिए, कोशिका भित्ति के बारे में लिखिए। पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, एक बार पूछा है कोशिका भित्ति के बारे में, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग क्या है? ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? या तो सेलुलोज की या सेलुलोज सभी प्लांटों में, काइटिन किसमें? बात समझ गए? आगे लिख लीजिए। अब देखिए मेरी बात, पाई जाती है। ये भी ऐसे लिख रहे हैं, ये भी ऐसे लिख रहे हैं। साइड में। अब देखिए मेरी बात, अब आपको बताना ये पारगम्य होती है कि नहीं पारगम्य होती है? नहीं पारगम्य होती है तो क्यों नहीं होती है आप बताएंगे? एक बार जो होगा हमेशा खत्म होती है। पहली बात पारगम्य होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है ना। अगर नहीं होती है तब भी बताना पड़ेगा कारण, और होती है तब भी बताना पड़ेगा। बताओ। अब देखिए मेरी बात सुनो, ये कमरा, अगर इस कमरे के अंदर कोई भी लिविंग चीज ना हो, कोई भी लिविंग चीज ना हो, जीवित चीज ना हो, तो कोई भी कमरे के अंदर आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। और अगर कोई भी लिविंग चीज है तो या तो कहेगी भाई आओ या तो ना आओ। भाई परमिशन देना ना देना तो लिविंग की कैरेक्टर है कि नहीं है? और अभी आप कह रहे हो कि सेल वॉल कैसी है? जब नॉन लिविंग है तो परमेएबल होगा कि नॉन परमेएबल होगा? परमेएबल होगा। भाई इस कमरे में कोई जीवित नहीं रहेगा तो कोई भी आ जा सकता है। तो जब इसकी ये सेल वॉल जीवित नहीं है तो कोई भी आ जा सकता है, तो परमेएबल होगी कि नहीं होगी? अब समझ आए? बात समझ आ गई? नहीं कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए समझ भाई। अब देखिए सेल वॉल में 4 लेयर होती है, 4 लेयर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और तीसरा चौथा मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला लिख लीजिए। फलों का पकना मिडिल लैमेला का घुल जाना होगा। जैसे आपने देखा कच्चा फल और पक्का फल। अगर आपसे पूछ दिया कि जो पका हुआ फल है वो क्यों इतना ढीला होता है, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि फल जो है पौधा है ना, पौधे का हिस्सा है, तो उसकी कोशिकाओं में क्या रहेगा? सेल वॉल रहेगा।
और सेल वॉल के कितने परत होते हैं? 4 और मिडिल लैमेला। जब कच्चा फल होता है तो मिडिल लैमेला गलता नहीं है, और मिडिल लैमेला जब गलता नहीं है तो फल जो है एकदम कड़ा है, और जब फल पक जाता है तो मिडिल लैमेला जो होती है वो गल करके खत्म हो जाती है, इसलिए फल पक जाता है। तो लिख लीजिए फल का पकना मिडिल लैमेला का घुल जाना होगा, ठीक है। इसलिए अलग से बता दिया, एक नए पॉइंट से होता है जिसे आपने पढ़ा भाई फल 2 स्टेज आपने देखा ना, एक पका एक कच्चा। तो कच्चा फल और पक्का फल क्यों एक दूसरे से अलग होता है? क्योंकि जब फल पक जाता है तो कोशिका की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल का मिडिल लैमेला जो होता है वही गल जाता है, और उसके गल जाने की वजह से फल बहुत ढीला होता है। समझे बात? ये वाले बेसिक पूछ ले तो आपको बता दो, ठीक है। आगे लिख लीजिए सेल वॉल के अंदर कौन सा लेयर आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा पार्ट सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पहली बात तो ये जान लीजिए, सवाल 2-3 बार पूछा जा चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन और प्लस लिपिड। इसको लिख लीजिए फट से, एकदम नई, एकदम फटाफट, यह सवाल उठे बाहर नहीं जाएगा। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड। मेरी बात समझे? अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है कि नॉन लिविंग? हो नहीं सकता, क्या है क्या? अगर नहीं क्या होगा? अब देखो तो वही यही है। तो अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, लिख लीजिए बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? लिविंग है। तो अब इसी से अब एनालिसिस करके आपको बताना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि परमेबल होगी कि इम्परमेबल होगी? परमेबल। अच्छा कैसे? बताओ, अगर नहीं है तो आप मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स लिविंग है, तो लिविंग है तो ये परमेबल होगी कि नॉन परमेबल होगी? अब देखिए क्यों जीवित है, जैसे आप जीवित हो, अब छोटा आपका लिखो, आप जीवित हो तो क्या किसी कमरे में आने नहीं दोगे? लेकिन सर मेरी परमिशन चाहिए। हाँ, आप जब आने दोगे तो जिसको चाहोगे आने दोगे और जिसको नहीं, तो इसलिए ये सेलेक्टिव परमेबल होगी या सेमी परमेबल होगी। बात समझ गए? अरे भाई आप जिसको चाहोगे आओ,
तो इसके बारे में ये सेलेक्टेड सेमी बल्ब। ठीक है। अब इस सेल के अंदर फ्लूइड है, देखो ये बात, इस सेल के अंदर दो तरह के फ्लूइड है। ये क्या है? केंद्रक। इसके अंदर भी फ्लूइड है, देखो मेरी बात, इसके अंदर फ्लूइड है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है। जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो फ्लूइड, देखिए मेरी बात, न्यूक्लियस से लेकर के यहां तक, न्यूक्लियस से लेकर के यहां तक का जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। लिख लो बात से बात। किसी कोशिका के अंदर टोटल जो फ्लूइड है उसको क्या कहा गया? प्रोटोप्लाज्म में दो फ्लूइड है, एक है न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर है वो साइटोप्लाज्म। अब समझ आ गए? दोनों लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रोटोप्लाज्म शब्द को पर्किंजे लिखा, पर्किंजे, ठीक है। पर्किंजे, ठीक है। अब देखो मेरी बात, इस सेल के अंदर अलग अलग अंग होते हैं ना। मेरी बात सुनो, बहुत तेजी से काम करो। इस सेल के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, और यही अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं। और सवाल कमीशन पूछता है कौन सा अंग कौन क्या काम करता है, यही चीज, ठीक है। तो अब पहला तो हमने बता दिया सवाल कैसा होता है, रेड होता है कि लिविंग, नॉन लिविंग। तो परमेबल होगा कि नॉन परमेबल, कोई भी है। दूसरा, ये कैसा डेड होता है कि लिविंग होता है? लिविंग होगा तो फिर क्या होगा? लिविंग होगा तो तीसरा अंग हमने बताया ये फ्लूइड है इसके अंदर, वो जीवन का आधार भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म देख सकते हो, जीवन का आधार कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। अब एक अंग लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं। देखिए एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर एक अंग है। इसकी दो लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर फोल्डेड है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। तो पूछ सकता है क्रिस्टी कहां पर पाया जाए, तो क्रिस्टी कहां पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, ये बताना होगा। दे देगा गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो क्या बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लीजिए क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरी बात देखो,
लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशीय श्वसन का सेंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सेंटर, यानी ये पूरा सेल है और इस सेल के अंदर जो रिस्पिरेशन होगा इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर समझ रहे हो ना? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का आधार है। अब देखिए मेरी बात, रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन यही तो है, यही तो है। और ये क्रिया कहां हो रही है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्रिया कहां हो रही है? और इस क्रिया में क्या निकल रहा है? ऊर्जा। बात समझ गए? अब देखो मेरी बात ध्यान से। यही ऊर्जा हमारे जीवन में सारे काम करने के लिए जो भी हम फंक्शन करते हैं, इसी ऊर्जा का तो भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी आंखें देख रही हैं तो उस देखने के दौरान भी आपकी कुछ ऊर्जा लग रही है ना। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब ऊर्जा लग रही है। तो ये ऊर्जा कहां से आ रही है? रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब देखिए, मान लिया ग्लूकोज के बर्न होने से 100 यूनिट ऊर्जा मिली और हमारे शरीर को फौरी तौर पर 50 यूनिट ऊर्जा खपत हो रही है। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, चल रहे, कर रहे, उस समय हमें 50 यूनिट ऊर्जा खपत हो रही है और 50 यूनिट ऊर्जा बची, उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे। तो स्टोर कहां करें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एटीपी के अंदर स्टोर कर देंगे 50 समझ लो। एटीपी के अंदर ऊर्जा स्टोर होती है, इसीलिए पूछा जाता है ऊर्जा का सिक्का किसको कहते हैं? पूछा जाता है ऊर्जा का सिक्का किसको कहते हैं? तो क्या बताओगे? ऊर्जा का सिक्का एटीपी होता है। इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई, ठीक है, समझ गए ना बात? तो हमारे इस कोशिका के अंदर जो रिस्पिरेशन का साइट कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो इस्तेमाल किया वो हुआ। जो ऊर्जा अभी जरूरत नहीं है, उस ऊर्जा को कहां रख दिया? एक सिक्के के अंदर रख दिया। उस सिक्के का नाम क्या है? एटीपी। तो लिख लीजिए, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का है, करेंसी ऑफ एनर्जी। लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। हटाए इसको, एक एक चीज से सवाल देंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा जाता है, कमीशन पूछा है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। क्या नाम है? अच्छा,
अब मेरी बात सुनो, एक यहां से जब आईएएस का सवाल कैसे आएगा? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बर्न होने पर, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बर्न होने पर कितने एटीपी बनेंगे? ये सवाल पूछा था। हाउ मेनी एटीपी फॉर्म्स? एक एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, देखिए O2 है मौजूद। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बर्न होने पर 38 एटीपी बनते हैं। लिख लीजिए बार बार फॉर्म, बहुत जब मजबूत आएगा तो पूछेगा। ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बर्न होने पर 38 एटीपी बने। एटीपी क्या है? ऊर्जा का समझ जवाब आ गया। मैंने कहा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बर्न होने पर, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने पर कितने एटीपी बनेंगे? 38। समझा? बात समझे ना? कोई दिक्कत तो पूछ ले। अब पूछिए गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज देखिए क्या होता है। जैसे आपने देखा, जैसे कोई फैक्ट्री है, छोटा सा मेरी बात, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बन रहा है। बिस्किट पहली बात, बिस्किट के बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको लाया जाएगा और उस बिस्किट्स में ये देखा जाएगा कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, जितना मीठा है कि है नहीं, कुछ चीज़ें जो और चीज़ें पोषक तत्व है कि नहीं, ये चेकिंग होगी, पहले चेकिंग की जाएगी। दूसरी बात, उसको फिर जो कमी होगी तो उसके अंदर डाली जाएगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको निकाली जाएगी। अब उसका रॉ मटेरियल बना, अब उस बिस्किट को बाकायदा बेहतरीन बनाया जाएगा। अब बेहतरीन बनाने के बाद वो फैक्ट्री ऐसे सब बनाने को लुटा छोड़ देगी कि ले जाओ, नहीं देगा ना। अब वो क्या करेगी, वो एक एक पैकेट्स में कितने कितने बिस्किट रखना है उसको नंबर काउंट करेगी। इस पैकेट पे 8 बिस्किट रखना है, इस पैकेट में 8 बिस्किट रखना है, वो तौलेगी और सारे बिस्किट का एक प्रॉपर क्या होगा, साइज होगा और शेप होगा। उसको फिर फाइनली क्या करेगी कंपनी, फैक्ट्री, उसका एक पॉलिथीन में पैक करेगी, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट करेगी, फिर क्या नाम है मार्केट के अंदर डालेगी। अब मेरी बात सुनिए, ये वही तो होगा प्रोसेस। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर प्रोटीन भी बन रहा है, लिपिड भी बन रहा है और क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। जो भी चीज इसके अंदर बन रही है, इस चीज के बनने में उसके अंदर जो चीज बन रही सही बन रही कि नहीं बन रही, इसकी चेकिंग कौन करेगा, उसको फिर कहां कहां भेजना है, उसको स्लैब, उसके अंदर जो कमी है उसको पूरी की जाएगी। किसी उस चीज के अंदर जो ज्यादा हो गई है उसको तोड़ के अलग की जाएगी। यानी सारी चीजों को अंदर किसी सेल के अंदर जो भी चीज बन रही है उसकी कमी को भरपाई करेगी, जो ज्यादा हो गया है उसको हटाएगी। सारा काम जो करेगा वो कौन करेगा? अच्छा, अब मेरी बात सुनो।
जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस में दुनिया से या देश से अलग अलग दिशाओं से ही तो लेटर आता है। अब पोस्ट ऑफिस वाला लेटर आया है, ऐसे सबको लुटा थोड़ी देर ले जाओ, क्या करेगा? अब उस लेटर की कोड देखेगा कि पोस्ट पे जाना है, उस चीज की कोडिंग करेगी। यही काम गॉल्जी बॉडीज कर रहा है, इसीलिए पूछा जाता है कि कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं? आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं? दूसरी बात, ट्रैफिक के रास्ते पर जैसे चौराहा है, देखिए मेरी बात, ये चौराहा है, ये चौराहा, यहाँ पर कौन खड़ा है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा है। पहले ये इनको रेड सिग्नल देगा कि तुम रुक जाओ, इनको आने दो, तुम रुक जाओ, इनको आने दो। ये सारा चीजों की निगरानी, स्क्रूटनी कौन कर रहा है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर कर रहा है। यही काम कोशिका के अंदर कौन कर रहा है? गॉल्जी बॉडीज। इसलिए पूछा जाता है कोशिका का ट्रैफिक इंस्पेक्टर किसे कहते हैं? क्या बताओगे? डायरेक्ट पूछेगा तो आप थोड़ा, अब क्या करें? तो लिख लीजिए, गॉल्जी बॉडीज को कोशिका का ट्रैफिक इंस्पेक्टर कहा जाता है। गॉल्जी बॉडीज को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। गॉल्जी बॉडी की खोज कैमेलियो गॉल्जी ने किया था। कैमेलियो गॉल्जी ने किया था। गॉल्जी साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम गॉल्जी बॉडीज का। ठीक है, अब देखो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनो। पहली बात, किसी कोशिका के अंदर जो भी बन रहा है उसकी छटाई, उसके अंदर क्या कमी है उसकी पूर्ति। किसी कोशिका के अंदर जो चीज बनी है उसमें ज्यादा की छटाई करना कौन करेगा? ये उसी तरह से काम करता है जैसे पोस्ट ऑफिस करता है, ये उसी तरह से करता है जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर करता है। और देखिए जैसे ये क्या है? ये स्पर्म है। और ये क्या है? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये बहुत लॉजिकल बात है। देखिए, किसी माता का जो ओवा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है और ये बहुत ही सुरक्षित संरचना होती है, क्योंकि माता अपने जीवन काल में एक लिमिटेड एग का फॉर्मेशन करती है, पहली बात। और ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इसी ओवा के ऊपर 5 लेयर होते हैं। जोना पेलुसिला, कोरोना रेटिका, मेम्ब्रेना वेलोसा, थीटा स्टर्ना, थीटा इंटरना, थीटा एक्सटर्ना, ये आपको जरूरत नहीं। इस कोशिका के अंदर कौन पेनिट्रेट करेगा? स्पर्म। ठीक है, एक ओवा के ऊपर लाखों करोड़ों स्पर्म जाके चिपक जाते हैं। अब इसकी 5 जो झिल्लियां हैं ओवा को, उसको पहले पेनिट्रेट करेंगे ना, तभी तो इसका न्यूक्लियस अंदर जाएगा। ये न्यूक्लियस। अब सवाल उठता है कि वो स्पर्म का कौन सा हिस्सा किसी ओवा को पेनिट्रेट करेगा, विभेदित करेगा? ये ऊपर का हिस्सा जो होता है इसी को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है ये कौन बनाता है? गॉल्जी बॉडी
बनाते हैं। इसी एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम हायालुरोनिडेज होता है। यही एंजाइम जो होता है ये जा करके ओवा के पांचों लेयर को तोड़ करके एंट्री कर देता है। अगर गोल्जी बॉडीज दिक्कत गड़बड़ आ जाएगी, गोल्जी बॉडीज किसी की, अब तो देखो मेरी बात, इस गोल्जी बॉडीज को कौन बनाएगा? कोई जीन बनाएगा ना। किसी भी जीवधारी का कोई भी कैरेक्टर बनाने वाला कौन होता है? जीन होता है। चाहे वो आपकी आंखें हो, चाहे बाल हो, चाहे उसका हाइट हो, कोई भी कैरेक्टर फीचर रखना, वो सब चीज को कौन बनाएगा? जीन बनाएगा। अगर वो जीन जो गोल्जी बॉडीज को बना रहा है ये डिफेक्ट हो जाए तो क्या नॉर्मल गोल्जी बॉडी बनेगी? जब गोल्जी बॉडी नहीं बनेगी तो एक्रोसोम बनेगा, और एक्रोसोम जब नहीं बनेगा तो क्या कोई स्पर्म किसी ओवा को फ्यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी टोटल स्टेरिलिटी आएगी। अब मेरी बात समझ गए? तो गोल्जी बॉडीज लिख लीजिए, गोल्जी बॉडीज शुक्राणु के एक्रोसोम को बनाता है। किसी बच्चे में माता का ज्यादा जीन्स होता है कि पिता का? क्यों होता है? कल बताया हमने। क्यों? देखो मैंने बताया था कि जब भी कोई स्पर्म होगा और ओवा जो होगा तो पिता इस ओवा को सिर्फ 23 गुणसूत्र देता है और माता भी क्या करेगी? 23 गुणसूत्र देगी। लेकिन माता अपनी पूरी कोशिका भी दे रही है, पिता कोशिका नहीं दे रहा है। चूंकि पिता ने 23 गुणसूत्र दिया, माता ने दिया, पिता ने दिया, लेकिन माता ने गुणसूत्र के साथ अपनी पूरी कोशिका दी और कोशिका ओवा है। और जाहिर सी बात हमने बताया था कि कोशिका के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी जीवधारी के अंदर न्यूक्लियस के अलावा यानी केंद्रक के अलावा और कहाँ जीन पाया जाता है? जीन दो जगह पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। नहीं समझ में आई बात? तो देखिए एक्रोसोम होगा, आगे अपना। अब लिख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कोशिका है, इसको हम निकाल लेते हैं, एक अंतःप्रद्रवी जालिका निकाल लेते हैं। एक सेकंड। अंतःप्रद्रवी जालिका कहां पे मौजूद है? किसी कोशिका के अंदर है। तो लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसका हम एक माइक्रोस्कोपिक संरचना बनाते हैं। देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कहां पर है? एक कोशिका के अंदर। अब देखो इसको बना लीजिए। देखो मेरी बात, ये टोटल दोनों मिला करके क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
भूलेगा नहीं। इसी सेल के अंदर एक छोटी सी संरचना है जिसका नाम ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने दिखाया कि इसके दो पार्ट हमने दिखाए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसमें क्या है, दानेदार संरचना दिखाती हमने। ये दानेदार संरचना को क्या बोला गया, राइबोसोम। और जहां दानेदार संरचना नहीं है उसको जब दानेदार संरचना होती है तो रफ हो जाएगी, रफ खुरदरा हो जाती है, और जब दानेदार संरचना नहीं तो चिकना होगी। जहां पर दानेदार संरचना है उसको क्या बोल दिया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब खुरदरा। और जहां पर ये दानेदार संरचना नहीं है उसको क्या बोला गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों को मिला करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। तो जो RER है, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाती है प्रोटीन बनाती है, और जो स्मूथ है वो लिपिड बनाएगी। समझ गए बात, समझ गए बात। अब आपको एनालिसिस करना है, अब आपको एनालिसिस करना है कि किस संरचना के कारण प्रोटीन बना। कौन बताएगा, जो बताएगा वो इनाम के पात्र होगा। इनाम का पात्र का मतलब उसको लड्डू दिया जाएगा, ठीक है। अरे भाई देखो, जब यहां पर कोई खुरदरी संरचना नहीं थी, और खुरदरी संरचना क्या है, जब नहीं थी तो क्या बना, और जब आ गया तो खुरदरी हो गई, और खुरदरी हो गई तो क्या बना है, इसका मतलब हुआ कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। समझ गए ना बात। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहली बात दो काम करता है। ये इस तरह की संरचना सेल के अंदर है तो यह अंतःकंकाल है कि नहीं, कोशिका का अंतःकल लिखे, ये कोशिका का अंतःकंकाल होता है। और RER को लिख लीजिए, RER को। RER का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगी। और SER क्या बनाएगी, लिपिड का मतलब फैट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी बना रही है। और चूंकि ये संरचना एक अंतःकंकाल है ना, आगे लिख लीजिए कैपिटल राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम लिख लीजिए। इसकी खोज पायलट लेती, पायलट पायलट राइबोसोम किससे बना होता है, दो पार्ट, एक RNA और एक प्रोटीन। राइबोसोम में 85% RNA होता है, प्रोटीन। अच्छा अब बताओ राइबोसोम का क्या फंक्शन और कौन बता लेगा, कौन बताएगा? बहुत से किसने कहा, बिल्कुल सही कहा। अरे भाई पिछला संरचना ही से तो आपको डिक्लेयर हो गया। ये रफ आरएनए जब था
राइबोसोम जो था यही तो प्रोटीन बना रही थी, जब नहीं थी तो फिर बना रहा, तो सीधे हो गया आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। इसीलिए आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कुछ लिख लीजिए इसको, आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए को, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सवाल ये भी पूछा जाता है, कोशिका के अंदर सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है? कौन बताएगा? किसी कोशिका के अंदर सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है? बताइए। सबसे बड़ी संरचना केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर सबसे बड़ी संरचना केंद्रक। अब लिख लीजिए, कोशिका के अंदर सबसे छोटी संरचना कौन सी होती है? लिख लीजिए, कोशिका के अंदर सबसे छोटी संरचना राइबोसोम होती है। राइबोसोम, समझ बात? समझ आ गई बात? अब लिख लीजिए अगला, लाइसोसोम। जैसे सेल के अंदर क्या होती है? ये फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री है, ये सेल है। ये किस चीज की फैक्ट्री है? पावर हाउस, प्रोटीन की फैक्ट्री है, लिपिड की फैक्ट्री है, यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, यहाँ पर और क्या है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है। सारी चीज मौजूद है। तो इसके अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी तो बनेंगे। इस चीज को कौन इसको खा के खत्म करेगा? लाइसोसोम करेगी। हाँ, समस्या तब आती है जब लाइसोसोम को अपने और पराये के बीच पहचानने की तमीज खत्म हो जाती है कि कौन अपना है और कौन पराया है, तो ये अपने कोशिका ही को खा जाती है। इसीलिए पूछा जाता है किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इसी को लाइसोसोम कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर अपने और पराये को पहचानने की जो तमीज होती है वो खत्म हो जाती है। समझ गए बात? तो लिखो पहली बार, लिख लीजिए लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। डी डुवे, लिख लीजिए ये, लिख लीजिए ये केवल एनिमल सेल्स, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लिख लीजिए इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिकाएं खराब हो जाती, विखंडित हो जाती हैं, तो इन्हीं कोशिकाओं को ये क्या करेंगे? खा करके खत्म कर देंगे। तो लिख लीजिए ये कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। ये कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कोशिका का कब्रिस्तान किसको कहेंगे, तो क्या बताओगे? ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल किसको कहा जाएगा? ट्रैफिक इंस्पेक्टर किसको कहा जाएगा? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको कहा जाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाएगा?
ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाएगा? एटीपी। देखो मेरी बात, यहीं पर एक नोट बना के लिखिए। AMP सॉरी AMP, ADP और ATP, ये इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा है एग्जाम में। 4 फुल फॉर्म, 3 फुल फॉर्म इधर दे देगा और 3 इधर दे देगा। तो इसको लिख लीजिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 3 इस तरह लिख लीजिए। देखो मेरी बात, जैसे जैसे फॉस्फेट का नंबर बढ़ता जाएगा ऊर्जा उसके पास ज्यादा संचित होती चली जाएगी। मेरी बात समझे? एग्जाम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फॉस्फेट का नंबर किस में सबसे ज्यादा है? एटीपी में। तो एटीपी वही, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा किसके पास होगी? एटीपी के पास। सवाल पूछेगा कि एएमपी, एटीपी, एटीपी में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, तो क्या बताओगे? एटीपी। जैसे जैसे फॉस्फेट का नंबर बढ़ता जाएगा उस ऊर्जा के सिक्के में ऊर्जा की लेवल बढ़ता है। एएमपी को फुल फॉर्म, एटीपी का, एटीपी का। वहां से ये सवाल बार बार कमीशन ने पूछा है इसको। एक भी सवाल बार जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल वो करना हो पाए, फट से मार दीजिए दर्शन जो है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? अभी 3:45। 3:45 तो अभी कर देते। तो ऐसा करो कि 10-15 मिनट